हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 44 यानी कि 44 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 45 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें। सेना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, तो सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले एक बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेन वंश था यह कहाँ पर बिलोंग करता था, यानी कि इनका शासन कहाँ पर हुआ करता था। तो इनका शासन प्रेजेंट बंगाल की साइड हुआ करता था। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब सेन वंश की यहाँ पे बात आई है कि सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई थी। और ऑप्शंस में आप देखोगे तो सामंत सेन कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सामंत सेन के द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी नदिया लखनौती में स्थापित की थी। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब सेन वंश से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। अब सेन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, या फिर सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो वो था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेन वंश की स्थापना किन्होंने की थी, तो वो की थी सामंत सेन ने। उसी तरह सेन वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सेन वंश का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन ही था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ा होगा कि गीत गोविंद, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने जो तो सुना होगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जो गीत गोविंद लिखा था, तो ये लिखा था जयदेव ने। और जो जयदेव है ना, वह लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको लिंक करना है। तो जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, और जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। ये भी आपको पता चल गया। अब ये जो लक्ष्मण सेन थे, इनके न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हलायुद्ध। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन जो है तो सेन वंश से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पहला राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो है तो सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो हिंदी में सबसे पहला जो अभिलेख था वह सेन राजवंश के द्वारा ही उत्कीर्ण करवाया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मैंने आपको बताया कि सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था लक्ष्मण सेन। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो लक्ष्मण सेन ही था। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेन वंश के बारे में देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है। सूरदास वॉज द डिसाइपल ऑफ, तो सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये जो सूरदास थे तो यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आ गई सूरदास की, और सूरदास से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। ये आपने ध्यान में रखना है। और इनके गुरु आपको पता चल गया कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ने ही कौन सा मत दिया था? तो शुद्धाद्वैतवाद का मत जो है तो वल्लभाचार्य ने दिया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब ये जो सूरदास थे यह सगुण भक्ति को मानते थे, और सगुण भक्ति में भी यह कृष्ण के अनुयायी थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह कृष्ण भक्ति को मानते थे। और सूरदास की कुछ एक रचनाएं भी आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं जो है तो की थी। तो सूर सागर हो गया, सूरसावली हो गया, और साहित्य लहरी हो गया। तो इनकी रचनाएं किनके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सूरदास के द्वारा। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो पॉइंट है शंकराचार्य के बारे में। किनके बारे में? शंकराचार्य के बारे में। तो शंकराचार्य से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। और शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इनका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल के कलाड़ी में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी? तो इनकी मृत्यु उत्तराखंड के केदारनाथ में हो गई थी। कहाँ पर? उत्तराखंड में केदारनाथ में हो गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए
4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण करवाया था, तो वो भी शंकराचार्य ने ही करवाया था। आपको पता है सबसे उत्तर की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में क्या है, तो वो है ज्योतिष पीठ, जो कि कहाँ पर है, बद्रीनाथ में है, यानी कि उत्तराखंड में है। ये हो गया सबसे उत्तर वाला। सबसे पूरब में कौन सा है, तो सबसे पूरब में कौन सा मठ है, तो वह है गोवर्धन पीठ, जो कि उड़ीसा के पुरी में है। सबसे दक्षिण में कौन सा मठ है, तो वह है श्रृंगेरी पीठ, जो कि कर्नाटक के मैसूर में है। और सबसे पश्चिम में कौन सा मठ है, तो वह है शारदा पीठ, जो कि गुजरात के द्वारका में है। तो इन चारों के चारों मठों का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो वो करवाया था शंकराचार्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, ऑप्शन ए में है चैतन्य। तो इनसे भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के नदिया में हुआ था। कहाँ पर, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। और ये कौन से धर्म को मानते थे, तो यह सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति को मानते थे, यानी कि कृष्ण को यह मानते थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने ही कीर्तन को जो है तो भक्ति का मार्ग बताया हुआ था। किसका, तो कीर्तन को भक्ति का मार्ग किन्होंने बताया था, तो वह चैतन्य ने ही बताया था। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, गोसाई संघ या फिर आपसे पूछा जाता है गौड़ीय संप्रदाय। तो गोसाई संघ या फिर गौड़ीय संप्रदाय, इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो वो भी चैतन्य के द्वारा ही की गई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उनको अचिंत्य भेदा भेदभाव भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 148 है। द रियल नेम ऑफ शाहजहां वॉज, तो शाहजहां का असली नाम क्या था, तो वो था खुर्रम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता है कि शाहजहां मुगल वंश से संबंधित है। तो आपसे एक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो खुर्रम था, यानी कि शाहजहां था, तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किन्होंने दी थी, तो इसी के पिता ने दी थी, यानी कि जहांगीर ने दी थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और क्यों दी थी, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ में विजय हासिल की हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाहजहां की बात करेंगे। इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, कि ये जो शाहजहां है, तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, यानी कि यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये बैठा था 1628 में, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां की वाइफ का क्या नाम था, तो शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और इन्हीं को मुमताज महल भी कहा जाता है। और इनके कितने बच्चे हुए थे, तो इनके बच्चे हुए थे 14। इन 14 में 7 जो है तो मर गए थे, और 7 जो है तो जिंदा रहे थे। इन 7 में आपको ध्यान में रखना है, 4 जो है तो पुत्र थे और 3 जो है तो पुत्रियां थी, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो 4 पुत्र थे, इन्हीं पुत्रों में 2 ऐसे पुत्र थे जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो है दारा शिकोह, और एक कौन है, तो वह है औरंगजेब। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, शाहजहां की पत्नी कौन थी, तो वो थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको मुमताज महल कहा जाता है। इनके जो है तो 14 बच्चे हुए थे, जिनमें 7 जो है तो मर गए थे, 7 जो है तो जिंदा रहे थे। उन 7 में 4 जो है तो लड़के थे और 3 जो है तो लड़कियां थी। इन्हीं चारों में कौन थे, तो 2 मैंने आपको बताया, दारा शिकोह और औरंगजेब, जिनके बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था और सामूगर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, 1658 में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चंस को मैं लिंक तो कर रहा हूँ, बट आपने जो है तो बिल्कुल ध्यान से इनको सुनना है, ध्यान से आपको समझना है, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग या फिर मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि इन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की, यानी कि पुरानी दिल्ली में यह स्थित है शाहजहानाबाद, इसकी इन्होंने स्थापना की। फिर उसके बाद इन्होंने जो है तो ताजमहल का निर्माण करवाया। और आपको भी पता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाले जो यानी कि इसकी रूपरेखा तैयार की थी, तो वो की थी उस्ताद ईशा खान ने, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था, तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मयूर सिंहासन का भी इन्होंने निर्माण करवाया था, और मयूर सिंहासन के प्रमुख कलाकार कौन थे, तो वो थे बादल खां, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इनके बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से हम यही देखेंगे, नहीं तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगले क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है। रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज रिकमेंडेड बाय, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की किसके द्वारा सिफारिश की गई थी, यानी कि आपसे सिंपल यहाँ पर पूछा गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो की गई थी मुनरो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपने ध्यान में रखना है। अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज पहले क्या करते थे, तो अंग्रेज पहले जो है तो लगान या फिर जिसको हम टैक्स कहते हैं, तो लगान यानी कि टैक्स को वसूलने के लिए इन्होंने 3 पद्धतियाँ लागू की हुई थी। तो वो तीनों पद्धतियाँ क्या क्या थी, तो सबसे पहले थी स्थायी बंदोबस्त या फिर जिसको हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं।
दूसरे नंबर पर कौन सी थी, तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरे नंबर पर कौन थी, तो वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, इसमें जो जमींदार होते थे वह सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करके किसको देते थे, तो वो देते थे अंग्रेजों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, जो किसान होते थे, किसान जो है तो अपना टैक्स जो है तो किनको देते थे, तो वो देते थे अंग्रेजों को। और महालवाड़ी व्यवस्था में पूरा का पूरा एक ग्राम समुदाय या फिर ग्राम समूह होता था, जो कि इकट्ठा कहाँ पर जो है तो टैक्स देते थे, तो वो देते थे अंग्रेजों को। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर पता चल गए। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो सबसे स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1793 में। और ये कहाँ पर की गई थी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरे नंबर पर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये आपको पता चल गया यह किन के द्वारा शुरू की गई थी, तो यह मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई थी, यही आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था। यह किसके द्वारा लागू की गई थी, तो यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में जो है तो लागू की गई थी, ये आपको पता चल गया। अब 3 पद्धतियां मैंने आपको बताई, यह है हमारा इंडिया, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी, तो जमींदारी व्यवस्था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो है तो लागू की गई थी, यानी कि इस वाले एरिया में लागू की गई थी, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की साइड। उसके बाद मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है तो दक्षिणी भारत में लागू की गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बम्बई प्रेसिडेंसी, इन दोनों में जो है तो लागू की गई थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये कहाँ पर लागू की गई थी, तो ये की गई थी उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि आप कह सकते हैं या तो पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया थोड़ा सा, और मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर यह लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यही क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो वह कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी से आपको भी पता है बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी कब जो है तो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम हर साल जो है तो कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब महात्मा गांधी से आपको पता है और भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे कि महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका जो है तो प्रकाशित की हुई थी, तो वो कब की थी, तो वो की थी 1903 में। और कहाँ पर की थी, तो साउथ अफ्रीका में की थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कहाँ पर की थी, तो वो भी साउथ अफ्रीका में ही की थी। और कब की थी, 1904 में की थी। डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। तो वो कब लिखी थी, तो वो लिखी थी 1909 में। ये डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला पॉइंट कि महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है तो साउथ अफ्रीका से 1903 में किया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत भी साउथ अफ्रीका से की, 1904 में की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी थी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता चल गए। उसके बाद आपको पता है महात्मा गांधी भारत आ गए थे। तो भारत में आने के बाद उन्होंने अपने आंदोलन यहाँ पर चलाए थे। तो सबसे पहला आंदोलन 1917 में चलाया था, जो कि चंपारण आंदोलन था, जो कि किसके विरुद्ध था, 3 कठिया प्रणाली के यहाँ पर विरुद्ध था, यानी कि नील की खेती के विरोध में था। दूसरा आंदोलन इन्होंने गुजरात के खेड़ा में चलाया था, जिसको कर नहीं आंदोलन कहा जाता है, जो कि 1918 में चलाया था। और 1918 में ही इन्होंने तीसरा आंदोलन चलाया था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में चलाया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इसको कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। और महात्मा गांधी ने ही असहयोग आंदोलन भी चलाया था, जो कि 1 अगस्त 1920 को चलाया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाद में चल करके आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया था, तो ये हो गया था चौरा चौरी की घटना। और चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी को हो गई। और महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको 11 फरवरी को वापस ले लिया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको लिंक करके चलना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 136 है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो वह कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पहली बौद्ध संगति हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी और चौथी,
इनसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली बौद्ध संगति की। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी जब जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 483 बीसी में जो है तो पहली बौद्ध संगति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो उस समय राजा था अजात शत्रु, ये आपको पता चल गया। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे सभाकामी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति आप सभी को पता है कि कब हुई थी? 255 बीसी में। और उस समय राजा कौन था? तो वो था अशोक। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी, जिनको हम उपगुप्त भी कहते हैं। चौथी बौद्ध संगति जो है तो कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो है तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब ये कब होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा की गई थी। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब आपको पता है कि कनिष्क जो है तो गद्दी पर कब बैठे थे? तो वो बैठे थे 78 एडी में। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चौथी बौद्ध संगति जो है तो कब हुई होगी। तो ये चारों की चारों बौद्ध संगतियाँ बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है। द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद। तो 9 रत्न की परिषद संबंधित थी। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसके शासनकाल में या फिर किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो वो रहा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यह कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? तो यह गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्त वंश से यह बिलोंग करते हैं। अब इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो वो 9 रत्न कौन कौन से थे वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनमें वरुचि आ जाते हैं, वेताल भट्ट आ जाते हैं, कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, क्षपणक हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, घटपरकर हो गए और वराहमिहिर हो गए। तो ये 9 के 9 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। आपसे इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि ये जो कालिदास थे, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की हुई थी? तो कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की हुई थी? चलो वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं भी आता है गूगल करो, गूगल पे जाओ, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में मेहरौली में आयरन पिलर है, यानी कि लौह स्तंभ लेख है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर एक चीनी यात्री था फाहियान। तो फाहियान जो है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर कुछ और की भी अगर बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी की ही बात कर लेते हैं। तो गुप्त वंश में एक राजा हुए समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर इनको ही जो है तो कविराज की उपाधि भी दी जाती है, यानी कि कविराज इनको कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि कविराज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिक्के पाए गए थे तो उन सिक्कों में इन्हीं को जो है तो वीणा करते हुए यानी कि वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने अपने आप को बहुत सी उपाधियां दी हुई थी, जैसे कि अश्वमेधकर्ता हो गया, विक्रमंक हो गया और परम भागवत। ये उपाधियां इन्होंने अपने आप को दी हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह विष्णु का उपासक था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है और कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे हरिशेन। और हरिशेन ने ही क्या लिखा है? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है तो इन्होंने ही लिखा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गुप्ता डायनेस्टी के ही एक और राजा हुए कुमार गुप्ता। और कुमार गुप्ता का आपको पता है, इनसे एक ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करवाई थी? तो वह कुमार गुप्ता ने करवाई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब गुप्ता डायनेस्टी का ही एक और राजा है जो है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त से एक क्वेश्चन ही एग्जाम में बनता है कि किसके शासनकाल में हुरोणों के आक्रमण हुए थे? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए थे। और कब हुए थे ये डेट मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। 458 एडी में हुए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं, जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।